हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। आज हम लोग सुर्खियों में देखेंगे, कुछ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखने का प्रयास करेंगे और भारत की जो संप्रभुता है या जो आतंकवाद के प्रति भारत की जो रवैया है उसको लेके, आतंकवाद को लेके, टेररिज्म को लेके जो वैश्विक स्तर पर भारत के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है कई वर्षों से, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज भी हैं जिसको सपोर्ट किए थे कि हाँ बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवाद का एक सीमित क्षेत्र नहीं है, यह वैश्विक लेवल पे आपको दिखाई देगा, है ना। तो जो लोग पहले मानते नहीं थे आतंकवाद को, टेररिज्म को नहीं मानते हैं, जैसे यूएस वगैरह या वेस्ट कंट्रीज पहले आतंकवाद को नहीं मानते थे, भारत में ऐसी कोई आतंकवादी घटनाएं होती थी तो उस समय अगर रिपोर्ट किया जाता था, बताया जाता था वैश्विक लेवल पर, अगर ये सारी चीज़ें की जाती थी तो उस समय माना जाता था कि क्या हुआ है, ये भारत का क्षेत्रीय मामला है और क्षेत्रीय मामला होने के कारण यह मुख्य रूप से यह उपद्रवी कुछ तत्व होंगे जो यहाँ निखर रहे हैं या आ रहे हैं। लेकिन अलग अलग स्थितियों और समयों के अनुसार आपको दिखाई देगा कि अमेरिका जैसे देश, वेस्ट कंट्रीज जैसे देश, जब वहाँ पे आतंकवाद शुरू हो गया, टेररिज्म शुरू हो गया, तब उनको खबर आई, समझ में आई कि हाँ आतंकवाद जैसा कोई शब्द होता भी है, यानी आतंकवाद जैसा कोई चीज़ होता भी है, तब जाके समझ में आया और तब उसके बाद उनके द्वारा एक्शन भी लिया गया। अभी हाल फिलहाल की अगर बात किया जाए 2025-24 के आसपास की, तो आपको दिखाई देगा कि वैश्विक लेवल पर ऐसा कोई भी महाद्वीप कॉन्टिनेंट नहीं है जो आतंकवाद से अछूता रहा हो। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात कर लीजिए, चाहे आप न्यूजीलैंड की बात कर लीजिए, चाहे यूएस की बात कर लीजिए, चाहे वह आप यूरोपियन जो है देशों की बात कर लीजिए, या इवन आप जो है अफ्रीका में भी, आप अफ्रीका कंटिनेंट के भी देशों की बात कर सकते हैं, या एशिया कंटिनेंट के देशों की बात कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं वैश्विक लेवल पर जो आतंकवाद से ग्रस्त हैं। आतंकवाद जो है अब आके समझ में आ रहा है लोगों को कि एक इसका कोई सीमा नहीं है जिसके अंतर्गत इसको बांधा गया हो, है ना। तो आतंकवाद कहीं भी उठ सकता है, तो इसको खात्मा करने के लिए भारत जैसे देश जो है लगातार शुरू से ही यह मुहिम चलाता रहा है, अलग अलग स्टेजों पे, अलग अलग मंचों पे अपने द्वारा जो है आतंकवाद को जो समर्थन करने वाले देश हैं, आतंकवाद को जो फंडिंग करने वाले देश हैं, आतंकवाद को जो फंडिंग करते हैं, उन पर कैसे नकेल कसा जाए या उनको कैसे मुख्य रूप से इस सारी स्थितियों में नीचे गिराया जाए ताकि वह आतंकवाद जैसे चीज़ों को बढ़ावा न दे, उसके लिए भी भारत ने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। जैसे आपको पता है कि हमारा पड़ोसी जो है, अच्छा हमारे पड़ोसी में सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा लगता है बांग्लादेश से लगता है, भारत की पड़ोसी की अगर बात की जाए। लेकिन हमारे पड़ोसी में एक देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान का मुख्य रूप से सीमा साझा जो होता है आपको पता होगा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला रीजन में होता है। उसने बार बार पीओके पर भी अपना जो है दावा बोला है, हालांकि वो पीओके भारत का भी आपने देखा अभिन्न अंग है, और भारत जो है मुख्य रूप से जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा है उसमें टेंटेटिव आपको दिखाई देगा कि रखा भी है, जो सीटें रखी गई है पीओके के लिए, है ना। तो अलग अलग देशों के द्वारा जो उसमें निर्णय दिए जाते हैं या बताए जाते हैं, उसमें भारत शुरू से ही उसका मुख्य रूप से खंडन किया है और कहा है कि भारत का ये मामला है, यानी भारत की संप्रभुता का मामला है, और इसमें जो है किसी भी दूसरे देश को इसके राजनीति या पॉलिटिक्स से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक ना। ठीक वैसे ही कहानी आपको आप अभी हाल में दिखाई दिया कि विदेश मंत्री जो एस जयशंकर जी जो थे, अच्छा अजय जब से विदेश मंत्री बने हुए हैं, जब से विदेश मंत्रालय का कार्यभार इन्होंने संभाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुभव है इनके पास। अच्छा ये कैसे चुन के आए हुए हैं कि नहीं, ये चुन के नहीं आए हुए, मतलब जैसे सभी पार्लियामेंट हाउस में जो मेंबर्स हैं वो चुन के आए हैं और उसके बाद से मतलब बहुत सारे हैं जो मंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मंत्री मतलब सदस्य ना होते हुए भी, पार्लियामेंट मेंबर ना होते हुए भी मुख्य रूप से क्या बन सकते हैं, वह मंत्री या मुख्य रूप से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो एस जयशंकर जो है वही मंत्रिपरिषद के एक मतलब भाग हैं, जो सदस्य जो है नहीं थे उस समय, यानी चुन के किसी लोकसभा से नहीं आए थे, उसके बावजूद भी वह मंत्री बने थे। तो भारत के संविधान में आपको दिखाई देगा कि 6 माह का वह टाइमलाइन दिया जाता है, 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता व्यक्ति को ग्रहण करनी पड़ती है। अगर वह 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और मंत्री भी नहीं रहता है। तो 6 माह के अंदर राज्यसभा से इनको टिकट मिल जाता है, राज्यसभा से चुन लिए जाते हैं, है ना, और मंत्री रहेंगे। अब यहाँ पे भारत जैसे संसदीय जो प्रणाली है उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जो मंत्री होगा वो केवल लोअर हाउस से होगा। मंत्री जो है या प्रधानमंत्री जो है वह लोअर हाउस से भी हो सकता है, अपर
अपर हाउस से हो सकता है। लेकिन इसका उत्तरदायित्व जो है या अकाउंटेबिलिटीज अगर कहा जाए तो अकाउंटेबिलिटीज केवल और केवल लोअर हाउस के बीच में या लोअर हाउस के प्रति ही होती है। लेकिन वह कहीं से भी चुने जा सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा हो, अर्थात चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, कहीं से भी चुने जा सकते। जैसे इंदिरा गांधी हो गई, मनमोहन सिंह हो गए, ये लोग उच्च सदन से ही चुन के आए हुए थे, राज्यसभा से ही चुन के आए हुए थे। इवन आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो बहन मायावती जो बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष रही हैं या अध्यक्ष हैं भी, उसमें उन्होंने भी जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनका रहा है उसमें भी वो चुन के आए थे विधान परिषद से, है ना। तो बहुत सारे राज्यों में दो सदनी विधानमंडल है, तो जैसे उत्तर प्रदेश में भी है और भी 5 उसके उत्तर प्रदेश के अलावा 5 और जो है राज्य, एंड टोटल कुल मिला के भारत में 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनी विधान मंडल जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक वैसे केंद्र स्तर पे आपको ऐसे दिखाई देगा। लेकिन वही संसदीय प्रणाली आपको ब्रिटेन में भी दिखाई देगा, यूरोपीय देश है, और ब्रिटेन में आपको दिखाई देगा कि जो भी मिनिस्टर्स बनते हैं, जो भी मंत्री बनते हैं, वो लोअर हाउस के ही बन सकते हैं, अपर हाउस के नहीं बन सकते हैं। लेकिन अपने वहाँ ऐसा कोई मतलब बाध्यता नहीं है कि लोअर हाउस से ही होंगे या अपर हाउस से होंगे, किसी भी सदन के मतलब संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं। लेकिन उत्तरदायित्व उनका अकाउंटेबिलिटी जो होगी वह लोअर हाउस के प्रति होगी, है ना। सामूहिक उत्तरदायित्व जो होती है वह लोअर हाउस के प्रति होती है। तो इसी में अभी आपने देखा कि जब से विदेश मंत्रालय को संभाले हुए हैं, चूंकि अनुभव भी इनका बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे देशों में राजनयिक भी के रूप में रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जब से पद संभालें तब से इंटरनेशनल लेवल पे आपको दिखाई देगा भारत की जो विदेश नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी अच्छी तरह से। उसमें आपको दिखाई देगा कुछ समय पहले ये आपको दिखाई दे रहे होंगे पोलैंड के लोग, है ना। तो पोलैंड के वहाँ के जो राजनयिक हैं या पोलैंड के मुख्य रूप से राष्ट्रपति हैं, राजनयिक जो हैं, उनका कुछ समय पहले आपको दिखाई देगा 1 अक्टूबर के आसपास, लगभग सितंबर अक्टूबर 2025 के आसपास वो पाकिस्तान इस्लामाबाद का दौरा किए हुए थे और उस समय डील भी हुआ था। और डील मतलब पाकिस्तान के प्रति, तो ठीक है, कोई भी किसी भी देश के प्रति डील होता है, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ से डील आके और तब भारत में आप उसके प्रति आप बात करें, पीओके के प्रति बात करें, तो ये सही नहीं है। तो वही चेतावनी दी गई है किसके द्वारा, विदेश मंत्रालय के द्वारा। जयशंकर जी ने कहा है, स्टेम मैसेज दिया है पोलैंड को कि डोंट फ्यूल टेररिज्म, यानी टेररिज्म जो है, जो टेररिज्म का जो गढ़ है, जो पाकिस्तान है, हमारा जो मुख्य रूप से पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो एक तरह से टेररिज्म को फंडिंग करता है। हालांकि वहाँ की सारी चीज़ें टेररिज्म से ही चल रही है, बहुत सारी चीज़ें तो टेररिज्म को करता है। तो वहाँ पे अगर आप ये कर सकते हैं तो टेररिज्म को मतलब काउंटर कीजिए, ये नहीं कि टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसमें फ्यूल ना भरिए, ईंधन ना भरिए, ये सारी चीज़ें कहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें कही गई है विदेश मंत्रालय के द्वारा, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डोंट फ्यूल टेररिज्म इन आवर नाइबरहुड, हमारे पड़ोसी जो है या जो उसमें आतंकवाद है उसमें फ्यूल भरने का काम अपना कीजिए। यह डायरेक्ट विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है, जयशंकर जी के द्वारा कहा गया है। पोलैंड को साफ साफ ये मैसेज दिया गया है, व्हाट पॉलिश साइड सेड, मुख्य रूप से इसमें कहा गया है, ठीक ना। तो 19-20 जनवरी 2026 को विदेश मंत्रालय के द्वारा, यानी जो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, उनके द्वारा जो है एक उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक होती है और उसके दौरान जो है पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जो रादोस्लाव और सिकोर्स्की, उनको एक स्पष्ट असाधारण रूप से सीधा राजनयिक संदेश दिया जाता है भारत के द्वारा। उसमें बताया जाता है जयशंकर जी के द्वारा कि पोलैंड को आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता दिखानी चाहिए और अपने पड़ोस में आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा देने में मदद नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी पड़ोस हो, है ना। यह साफ साफ मैसेज दिया गया है मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय के द्वारा, है ना। आइए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो पाकिस्तान के साथ पोलैंड की भागीदारी को लेकर चिंताएं क्या है। तो भारत के कड़े शब्दों वाले संदेश को व्यापक रूप से पोलैंड द्वारा पाकिस्तान के साथ किए गए जो संबंध है, जो अक्टूबर 2025 में अभी मैंने बताया, पोलैंड के शीर्ष राजनयिक की जो पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद की जो उच्च स्तरीय यात्रा के दौरान जो किया गया था, उसके जवाब के रूप में देखा जा रहा है ना। फिर उस खुले राजनयिक हस्तक्षेप को संवेदनशील क्षेत्रीय मामलों दखलंदाजी के रूप में देखा गया, जैसे पीओके वगैरह वाला जो क्षेत्र है उसमें भी ये बात की गई थी। तो उसके जवाब के मतलब उसके प्रति जवाब दिया गया है विदेश मंत्रालय के द्वारा। फिर आतंकवाद पर लगातार उच्च जोखिम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। व्यापक राजनीतिक निष्पक्षता संबंधी शिकायतें भी भारत की है, ठीक। तो ये सारी चीज़ों को लेके ये बताया गया है और इसमें जवाब दिया गया है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता से पूरी तरह सहमत हूँ, ये बताया गया था। और आगे कहा कि पोलैंड रेलवे लाइन पर विस्फोटक जैसी हिंसा घटनाओं का शिकार रहा है और हाल ही में पोलैंड में जो आगजनी हुई थी, आगजनी की जो घटना हुई थी, उसका भी जिक्र किया गया था इनके द्वारा, और जिसमें घरेलू परिवहन को बाधित कर दिया गया
गया था, ठीक है। तो वह लोग शिक्षा भारत को न दे कि कैसे डेमोक्रेटिक रहता है या रहा जाता है, कैसे डेमोक्रेटिक क्या है, अपनी संप्रभुता कैसी रखनी चाहिए, यह आतंकवाद के प्रति हमारी रवैया जो क्या है वह स्पष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले भी भारत स्पष्ट कर दिया है। हालांकि एससीओ की जो समिट हुई थी उसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि एससीओ की समिट जो हुई थी वो चाइना में हुई थी, और चाइना में हमारे वहाँ से रक्षा मंत्रालय के तरफ से रक्षा मंत्री गए हुए थे, राजनाथ सिंह जी गए हुए थे, और वहाँ पे आतंकवाद जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें उसका जिक्र नहीं किया गया था। तो जिसके द्वारा उनके जो वहाँ पे एससीओ का मुख्य रूप से जो प्रपत्र आया था उस पर उन्होंने साइन करने से मना कर दिया, सिग्नेचर ही नहीं किया, है ना। तो उस भारत जो है शुरू से ही भारत का रवैया रहा है जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का, अर्थात पूर्ण रूप से आतंकवाद को समाप्त करने का, खात्मा करने का, आतंकवाद को मुख्य रूप से देखा जाए तो काउंटर करने का रणनीति रहा है, पॉलिसी रहा है। और साफ साफ भारत इसका जिक्र भी एससीओ समिट में भी किया था, और वैश्विक स्तर पर भी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देशों में जाके भी भारत ने इस मुद्दे को उठाया था, है ना। तो रणनीतिक साझेदारी और तनाव के साथ अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और पोलैंड ने 2024 में बायलैटरल संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का काम किया था, ठीक ना। लेकिन साझेदारी हम बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे जो बड़ी बात होती है किसी देश की संप्रभुता और सुरक्षा की होती है, ठीक ना। तो भारत द्वारा पोलैंड से आतंकवादी ढांचे को बढ़ावा न देने की अपील इस बात का संकेत दे रही है कि रणनीतिक साझेदारी के बीच सुरक्षा और बाहरी साझेदारी के मुद्दे पर मतभेद जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक ना। तो इसलिए इस पर जो है ज़्यादा पोलैंड को यहाँ ऐसे कोई बयान देने से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, ठीक ना। ये सारी चीज़ें बात इसमें कही गई है। आप देख सकते हैं पोलैंड का लोकेशन कहाँ पे है ना। ये पोलैंड है, और इसके उधर आपको दिखाई देगा बाल्टिक सी आपको दिखाई देगा, है ना। और इसका सीमा साझा होता है किससे, यूक्रेन से भी सीमा साझा होता है, उधर बेलारूस से सीमा साझा होता है, स्लोवाकिया से भी इसका सीमा साझा होता है, और उस साइड अनदर साइड आपको दिखाई देगा बाल्टिक जो सी है उससे भी सीमा साझा इसका होता है। अच्छा, बाल्टिक सी की जो लवणता की अगर बात किया जाए तो उसकी लवणता बिल्कुल कम होती है ना। नॉर्थ जो सी है उसके अपेक्षा लवणता जो है बाल्टिक सी की कम है। क्यों कम है, उसका कारण सीधा सीधा ये है कि बाल्टिक सी में बहुत सारी नदियों का पानी आके गिरता है। तो बहुत सारी जब नदियों का पानी गिरना हो गया, ग्लेशियर्स का पिघलना हो गया, तो उस स्थिति में क्या हो गया, जो ताजे जल है उसका स्तर बढ़ जाता है, तो लवणता उस समय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए बाल्टिक सी में लवणता अपेक्षाकृत कम पाया जाता है, ठीक ना। और भूमध्य सागर में कहा जाए तो ज़्यादा पाया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के का कारक जो है उसके बारे में बात की गई है, इसमें दक्षिण एशिया सुरक्षा परिदृश्य की बात किया गया है ना। तो भारत पोलैंड के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसको हम लोगों ने चर्चा किया। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।